हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले ही एक्सप्लेन करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद बनाएंगे उसमें हम न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स बताएंगे आपको। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम लिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। देखो बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेंसिटी। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, डेंसिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ना। बताता हूँ बच्चों। देखो एक बात समझो और सोचो, ठीक है, कि एक जग में पानी भरा हुआ है, ठीक है। फिर एक नदी में पानी है, एक समुद्र में पानी है। तो पानी का जो अमाउंट है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो हम पानी के मास के साथ अगर बात करें डील करने की तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। साथ ही पर पानी फ्लो कर सकता है जिस कारण इसका मास चेंज हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स में मास इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज द डेंसिटी। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में डेंसिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इंस्टीड ऑफ मास, ठीक है। गॉट इट। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। तो जब हम बात करेंगे डेंसिटी की, तो डेंसिटी कुछ तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे सभी लोग। देन प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें से आपको ध्यान रखना है, इसकी ऐसा यूनिट होती है पास्कल्स, है ना। दिस इज द ऐसा यूनिट विच इज इक्वल टू 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हम जिस एटमॉस्फेयर पर रह रहे हैं वहाँ जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल्स, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट बच्चों, प्रेशर, ठीक है, इनसाइड लिक्विड। कह सकते हो एक्सेस प्रेशर। देखो जैसे मान लो कि ये अपने पास कोई जार है और ये इसके अंदर वाटर भर दिया हमने या लिक्विड भर दिया कोई भी, ठीक है, लो लिक्विड भर दिया। अब बच्चों यहाँ पर जो है, अगर यहाँ से मैं इस पॉइंट तक की बात करूँ, इस पॉइंट तक की, मान लीजिए ये डिस्टेंस है h, ठीक है। तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा। तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होता है, ठीक है, एट दिस पॉइंट द प्रेशर P इज इक्वल टू होता है रो जी एच। रो इसकी डेंसिटी है, जी एस ड्यू टू ग्रेविटी, एच वो पॉइंट है यहाँ पर निकालना चाहते हैं। तो दिस इज एक्सेस प्रेशर, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ लिखा था ना एक्सेस प्रेशर, ठीक है। अब ऊपर जो है यहाँ इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो P नॉट, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं। तो अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर, तो वो हो जाएगा, ठीक है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज एट ए, एट ए इक्वल टू हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी एच, है ना, ठीक है। ध्यान रखना। तो ये हमारा उस पॉइंट पर एक्सेस प्रेशर है, ठीक है, एक्सेस प्रेशर है रो जी एच। अब स्टूडेंट्स चलो आगे चलते हैं। अब आपको प्रेशर ग्रेडियंट समझना है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए सीधी सी बात है। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब होता है dP अपॉन dy, मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जार, ठीक है। सपोज दैट कि इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर हम नीचे से डिस्टेंस ले रहे हैं y, तो इस पॉइंट पर प्रेशर ग्रेडियंट कितना है। तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर ग्रेडियंट है dP अपॉन dy वो होता है माइनस रो जी, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है।
नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज होता है, दैट्स द मेन रीजन। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर अप्लाइड टू एन enclosed fluid is transmitted undiminished to every portion of fluid and wall। देखिए, अगर हम फ्लूइड के किसी भी एक हिस्से में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर जो है इक्वली हर पोर्शन पर, फ्लूइड के हर पोर्शन पर इक्वली ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो ये क्या है, यहाँ पर फ्लूइड फील्ड है। ठीक है, फ्लूइड इज फील्ड हियर। ठीक है, फ्लूइड इस तरह से यहाँ पर फील्ड है। अब समझिए बात को, बताता हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है कि अगर आप यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर हर जगह पर फ्लूइड में एक समान जो है ट्रांसमिट होता है, हर जगह सेम प्रेशर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, प्रेशर हर जगह एक समान, यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर डेवलप होता है, इस वॉल पर भी उतना ही प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर लग रहा है, इन वॉल्स पर हर जगह प्रेशर उतना ही लगता है। यही पास्कल्स लॉ कहलाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जितना प्रेशर इस वाले पोर्शन पर है उतना ही प्रेशर इस वाले पोर्शन में भी होगा। मान लो इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो F1 A1। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स लगाया गया वो F1 था, यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो है F2। तो ये होना चाहिए P2 के बराबर, विच इज इक्वल टू F2 A2। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है, F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, है ना। तो फोर्स F2 कितना हो गया, A2 अपॉन A1। ठीक है, देखो पास्कल्स लॉ तो बोलता है कि प्रेशर बराबर होता है, बट इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है जो ये कहता है कि जो फोर्स होगा, ठीक है, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। ठीक है, जितना ज़्यादा एरिया आप यहाँ पर रखेंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स वहाँ पर डेवलप होगा। ठीक है, ओके, और यही है प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो प्रिंसिपल है वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है?
समझते हैं। देखो बहुत इजी है। जैसे कि आप एक पत्थर देखिए, ये कुछ ऑब्जेक्ट है, ये नीचे की तरफ mg वेट लग रहा है, ठीक है, नीचे गिर जाता है। अब देखो इसी पत्थर को हम क्या करते हैं, पानी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो इसी पत्थर को हमने ये पानी के अंदर ये डाल दिया और ये भर दिया। तो अब क्या होता है, इसका वजन पहले की अपेक्षा कुछ कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अब इसके ऊपर जो लगने वाला इसका जो वजन होगा वो कम हो जाता है। हमने ये महसूस भी किया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, और पानी ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाता है उसे हम कहते हैं बियोंसी फोर्स, ठीक है। तो एफ पी कितना होता है? मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड कैसे निकालोगे? जैसे इसका वॉल्यूम v है, ठीक है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द वाटर, है ना जी, इसे कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और ये बियॉन्ड फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब अपन आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में। फ्लोटेशन, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है और ये क्या कहता है? बच्चों कुछ नहीं है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट तभी फ्लोट कर सकता है, ठीक है, जब ऊपर लगने वाला फोर्स मतलब बियॉन्ड फोर्स और नीचे लगने वाला mg फोर्स जब एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो बॉडी फ्लोट कर सकती है, ठीक है, देन द बॉडी विल फ्लोट। तो यही मेन है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट्स बताने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ फ्लोटेशन में, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी बहुत यूज होते हैं। फ्लोटेशन, देखो सबसे पहली बात यहाँ देखिए, ये हमारा लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी रो एल है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जहाँ इस टाइप का है, तो ये केस 1 हो गया हमारा। आप देखोगे कि कुछ हिस्सा इसका लिक्विड के अंदर है और कुछ हिस्सा इसका लिक्विड के बाहर है, ठीक है। इसकी डेंसिटी जो है वो रो एस बोल देते हैं, सॉलिड की डेंसिटी, ठीक है। तो बच्चों ये अगर फ्लोट कर रहा है तो ये फ्लोट सिर्फ तभी कर सकता है जब सॉलिड की डेंसिटी होती है, ठीक है, जब ये डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हो, ठीक है। तो इन दैट केस ये इस टाइप का फ्लोट करेगा और इसका पूरा हिस्सा नहीं डूबेगा, कुछ हिस्सा डूबेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि दूसरे केस के बारे में, तो दिस वाज द केस 1। अब मैं केस 2 के बारे में बात करता हूँ। केस 2 ये बोलता है, अब जैसे देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस तरह से सबमर्ज्ड हो गया। तो इस वाले में क्या हो गया है कि फुली ठीक है, इसमें फुली इमर्स्ड हो गया है ना, फुली इमर्स्ड। इसमें क्या है, फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इज इमर्स्ड, और इसमें फुली। तो फुली कब इमर्स्ड होता है? जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो बराबर हो जाता है। सो इन दैट केस तो ऑब्जेक्ट को आप टॉप पर रखकर छोड़ देंगे तो वहीं का वहीं रखा रहेगा, ठीक है। अब इसी में एक और आता है केस 3। केस 3 क्या कहता है समझते हैं। केस 3 कहता है कि ऑब्जेक्ट विल सिंक डाउन, है ना, मतलब ये सीधे नीचे की तरफ जाने लगा, सिंक। तो ऑब्जेक्ट सिंक कब करता है? ऑब्जेक्ट सिंक तब करता है जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, तब वो जो ऑब्जेक्ट होता है सिंक मतलब नीचे गिरने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, फुल इमर्ज्ड का कंडीशन ये है, ठीक है, फ्रैक्शन की कंडीशन ये है, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कितना पोर्शन जो है बॉडी का
ठीक है, सबमर्ज्ड मतलब सबमर्ज्ड है, ठीक है, हाउ मच वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड, या फ्रैक्शन हमें निकालने के लिए आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। बहुत इजी है, देखिए यहाँ पर देखिए, सो लॉ ऑफ फ्लोटेशन, देखो यार सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए आप, लॉ ऑफ फ्लोटेशन का सीधा मैंने डायरेक्टली बताया था कि फ्लोटेशन होता कब है। फ्लोटेशन सिर्फ तभी हो सकता है, फ्लोटेशन कैन हैपन ओनली इन ए केस व्हेन नीचे लगने वाला mg फोर्स ऊपर लगने वाले बियोंसी फोर्स के बराबर हो जाए, दैट्स द मेन कंडीशन, ठीक है। और आप अभी देख सकते हो कि सिचुएशन ऐसी है कि जो डेंसिटी है सॉलिड की इट इज लेस एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर, कुछ पार्ट ऊपर है कुछ पार्ट नीचे है, ठीक है। सो mg must be equals to fp, so mg तो आप थ्रस्ट कितना हो जाएगा, सो नीचे लगने वाला जो इसका वो है, ठीक है, तो ये मास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ठीक है, इनटू ग्रेविटी, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्योंकि मास ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इतना ही होगा, इनटू जी, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन आपको करना है, क्या है, पूरी बॉडी अंदर समझ नहीं है, ठीक है, पूरी बॉडी समझ नहीं है, सिर्फ इतनी ही बॉडी समझ है, तो इसका वॉल्यूम मान लीजिए वी एस डैश है, ठीक है, सिर्फ इतनी ही वॉल्यूम बॉडी समझना, तो हमें सिर्फ इतना ही जो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है ना उतना ही लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा वी एस डैश, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, है ना, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड या वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड, और इसी कारण बियोंसी फोर्स लग रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रो एस अपॉन रो एल इक्वल्स टू, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। So this is what, this is the fraction of volume submerged, fraction of volume submerged, बहुत ज़्यादा आता है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें इसका, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन में से ये है ये टॉपिक, ठीक है। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। देखो यार प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ही सिंपल है, वो ये कहती है कि ए वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। देखो जैसे ये हमारा पाइप है, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कम है ना, तो यहाँ पर एरिया से A1 है, यहाँ पर एरिया से A2 है। जहाँ एरिया कम होता है ना वहाँ जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, यहाँ पर वेलोसिटी कम होती है। बट ये जो प्रोडक्ट होता है ए और वी का वो कांस्टेंट होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ए वी जो है ना, दिस इज़ वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब dv अपॉन dt, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स।
यहाँ देखिए एक होल है यहाँ पर, ठीक है। देखो अगर ये ना h हाइट तक भरा हुआ है तो यहाँ से निकलने वाला जो लिक्विड होता है उसकी वेलोसिटी होती है √2gh, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये टैंक यहाँ तक ऊपर तक भरा हुआ है, अगर नीचे हमने होल कर दिया है तो वहाँ से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी है √2gh होती है। ये अप्रॉक्सीमेट रिलेशन, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट रिलेशन, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट रिलेशन, बट आपको हमें यही यूज़ करना है। अगर हम सेम हाइट से कोई ऑब्जेक्ट भी गिराते हैं तो वो ज़मीन में टकराने के जस्ट पहले भी उसकी वेलोसिटी √2gh होती है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखना, बहुत यूज़ होते हैं। अब हम आगे चलने वाले बच्चों, नेक्स्ट है हमारा बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ये कहती है कि अगर हमारा फ्लूइड, अगर हमारा आइडल फ्लूइड मतलब इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड है, अगर वो किसी पाइप पर फ्लो कर रहा है ना, अगर हमारा इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड अगर पाइप में फ्लो कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो टोटल एनर्जी क्या है? प्रेशर एनर्जी प्लस, ठीक है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये ठीक है। सो दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कहता है, मैं यहाँ आपको बता दूँ, आप चाहें तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो पी वी प्लस रो इंटू वी में एम हो जाएगा एम वी स्क्वायर प्लस, ठीक है, एम जी एच, ठीक है, कांस्टेंट। बट स्टूडेंट्स ये रिलेशन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू यूज़, यू हैव टू यूज़ दिस रिलेशन, ठीक है। बर्नौली थ्योरम कहता है किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी जो होती है कांस्टेंट होती है जब एक नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो करता है, तो ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। कि आपको याद रखना है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये होता है रो वी डी अपॉन म्यू। यहाँ पर जो रो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वी जो है दैट इज द, सो लेट मी राइट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, v is the fluid velocity, ठीक है, d is the diameter of pipe, ठीक है, and mu is the fluid dynamic velocity। फ्लूइड डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये याद रखना है बच्चों, ये एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा विस्कस फोर्स। देखो जैसे हम फ्रिक्शन जानते हैं ना, फ्रिक्शन, ठीक है, नॉर्मली हम डे टू डे फ्रिक्शन बहुत अच्छे जानते हैं, घर से उड़ क्या होता है। इसी तरह से ना लिक्विड की लेयर्स के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जब ड्रैग करती है तो वहाँ पर फ्रिक्शन होता है, इंटरनल फ्रिक्शन होता है लिक्विड की लेयर्स के बीच में। लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है उसी को विस्कस फोर्स कहते हैं। देखो जो लिक्विड होता है ना वो ऐसे फ्लो करता है, उसकी एक नीचे एक लेयर होगी, फिर एक लेयर और ऊपर होती है, फिर एक और लेयर, तो जितने टॉप मोस्ट लेयर पर जाओगे उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में ना फ्रिक्शन होता है, उसी फ्रिक्शन को हम कहते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है। तो जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी वाई।
यहाँ पर जो ईटा है वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए जो है दैट इज द एरिया ऑफ लेयर इन कांटेक्ट, ठीक है, और ये हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, विस्कस फोर्स की जो यूनिट है ये होती है पॉइस, ठीक है। एक पॉइस इक्वल टू होता है 0.1 पास्कल सेकेंड, ठीक है, ये इसकी ऐसा यूनिट है पास्कल सेकेंड। बाकी पॉइस भी यूज़ होने वाली एक यूनिट है जो अक्सर यूज़ की जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप, थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप। देखिए जैसे ये सिलेंड्रिकल पाइप है ना, ठीक है, तो जो सिलेंड्रिकल पाइप है इसमें जो लिक्विड है ना वो जब फ्लो होता है तो उसका जो शेप होता है ना वो ऐसा हो जाता है। अब आप बोलोगे कैसे, यहाँ देखिए इसकी जो लोवेस्ट लेयर होती है ना वो बिल्कुल कांटेक्ट में होती है, यहाँ फिर थोड़ी और लेयर थोड़ा और स्पीड में चलती है, फिर इसकी स्पीड और ज़्यादा होती है, फिर इसकी स्पीड और ज़्यादा होती है, फिर ऐसे ऐसे जो है स्पीड फिर ऊपर की तरफ जाते जाते फिर कम होने लगती है। तो ऐसे जो है फ्लो होता है लिक्विड, ठीक है, पाइप के अंदर। तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, तो अगर हम यहाँ से हम काउंट करें, ठीक है, तो इसको आप ले लीजिए आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है इसकी लिक्विड की लेयर की जो वेलोसिटी होती है वी, वो होती है P1। तो यहाँ जो प्रेशर है P1, यहाँ जो प्रेशर है दैट इज़ P2, P1 माइनस P2 अपॉन 4NL, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। देखो इससे एक बात तो पता चल गई है कि अगर मैं आर को आर के बराबर कर दूं तो वॉल्स जो हैं सिलेंड्रिकल पाइप की, वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, और अगर मैं आर को ज़ीरो कर दूं तो जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाती है ना, इट इज़ मैक्सिमम, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी इस केस में हो जाएगी डेल्टा पी अपॉन 4NL आर स्क्वायर, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट क्वाइट वेल। अब आगे चलते हैं। पॉइज़लीज़ इक्वेशन, अच्छा जो पॉइज़लीज़ इक्वेशन है ये हमें बताता है लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है, dV अपॉन dt, जिससे कि हम नॉर्मली Q कहते हैं, एंड इट इज सिंपली इक्वल टू होता है डेल P अपॉन R। ये ठीक उस तरह से है जैसे करंट I इक्वल टू होता है V अपॉन R, ठीक है। इसी तरह से है जैसे वॉल्यूम फ्लो रेट है, इसी तरह से चार्ज फ्लो रेट है। प्रेशर डिफरेंस इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर जो आपका डेल्टा P है दैट इज सिंपली P1 माइनस P2, आपका जो R है वो रेजिस्टेंस है, इट इज़ द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज़ 4 ईटा L अपॉन पाई R4, ठीक है। सो दैट इज़ द रेजिस्टेंस, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इट, लेट्स कॉल इट एज R डैश, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज, ठीक है, स्टोक्स लॉ। अब देखो स्टोक्स लॉ क्या होता है, सभी जानते हैं। देखो स्टोक्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फ्लूइड में नीचे की तरफ गिर रहा है तो इस पर जो है लगने वाला, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इस पर लगने वाला जो ड्रैग फोर्स होता है,
ठीक है, वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अगर एक स्फेरिकल बॉल की बात की जाए, ठीक है, तो उस पर लगने वाला डायरेक्ट फोर्स होता है 6 पाई एन आर वी, ठीक है, जहाँ की आर उसका रेडियस है, वी वेलोसिटी है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? देखिए, अगर हम फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है क्योंकि वो ग्रेविटी में गिर रहा है ना, सो समय के हिसाब से बढ़ती है। तो स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू यू प्लस, ठीक है, ए टी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। बट एक्चुअली में यहाँ पर एक और फोर्स भी लगता है जिसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ लगता है। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स होता है विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स, जो कि होता है 6 पाई एन आर वी। तो वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ती है नीचे गिरने के कारण, ठीक है, वैसी वैसी विस्कस फोर्स भी बढ़ता है। और एक समय ऐसा आ जाता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर एक और फोर्स भी लगता है जिसे हम कहते हैं बियोंसी फोर्स, एफ बी। तो एक समय ऐसा आता है कि वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नीचे लगने वाला जो एम जी फोर्स है वो इसके बराबर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो बियोंसी फोर्स की तो एक फिक्स्ड वैल्यू है, बाकी ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो एक समय ऐसा आता है जब ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो जाती है, और जब ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो जाती है तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाता है। और जब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है ना, व्हेन द नेट फोर्स एक्चुअली गोज टू ज़ीरो, सो उस केस में एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है, और एक्सेलरेशन ज़ीरो होने पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इस कांस्टेंट वेलोसिटी से जिससे वो नीचे जा रहा है उसी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि अब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। वट एवर द वेलोसिटी हैज़ बीन गेन्ड इज द फाइनल वेलोसिटी एंड इट्स कांस्टेंट, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो है फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है और ये याद रखना पड़ता है। टर्मिनल वेलोसिटी कुछ होता है 2/9, ठीक है, आर स्क्वायर एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। बहुत ही सिंपल है और आप इसे बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो नेक्स्ट हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है, ठीक है, सरफेस टेंशन, ठीक है। हम कोशिश करना चाहते हैं कि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, ठीक है, ओके। सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन सभी लोगों को मालूम है कि क्या होता है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल्स के लिए आपको सही फॉर्मूलेस बताना है कि क्या क्या फॉर्मूलेस हैं। सरफेस टेंशन जो होता है T, दैट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ओके। तो यहाँ अगर कोई से लिक्विड है तो यहाँ पर इस लिक्विड पर एक लाइन ले लीजिए जिसकी लेंथ L है, और इस पर दोनों तरफ क्या होता है, फोर्स लग रहा है। तो लिक्विड एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह होती है, तो वो ये मेम्ब्रेन इस तरफ खींच रही है। सो फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लेंथ L, सो द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है, ध्यान रखना इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर।
फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इन द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। फिर से सुन लीजिए, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, ओके फाइन। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक सोप बबल और दूसरा है वाटर ड्रॉप। और एक है एयर बबल इन वाटर। देखो जो सोप बबल होती है ना, इसमें दो सरफेस होते हैं, एक सरफेस यहाँ होता है और एक सरफेस यहाँ होता है। ठीक है, तो इसमें ना दो सरफेस होते हैं, टू सरफेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका सरफेस एरिया देखेंगे तो टू टाइम्स करना पड़ेगा आपको, 4πr²। अगर हम वाटर ड्रॉप की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही सरफेस होता है जो कि बाहर की तरफ होता है, अगर इसका एरिया देखा जाए तो 4πr² होगा। अगर हम एयर ड्रॉप इनसाइड वाटर की बात करें तो एयर ड्रॉप इनसाइड वाटर में भी एक ही सरफेस होता है, देयर इज ओनली वन सरफेस। तो इसमें वन सरफेस है और इसमें भी वन सरफेस है जो कि अंदर की तरफ है। ठीक है, इसमें बाहर की तरफ था, इसमें अंदर की तरफ है, वन सरफेस। तो इसका जो सरफेस एरिया है 4πr² कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। स्टूडेंट्स अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सरफेस एनर्जी। ये क्या है पहले बता देता हूँ आपको। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास एक ऐसा डिज़ाइन है और यहाँ पर एक स्टिक है जिससे कि हम आगे पीछे कर सकते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को पानी में डुबा दें, ठीक है, और फिर इसको हम अगर आगे की तरफ ले जाएं, ऐसा कर दें, ठीक है, पिस्टन, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाटर की एक फिल्म बन जाएगी। तो इस फिल्म जो बन गई है, तो इस फिल्म को बनाने में, ठीक है, कुछ वर्क किया गया होगा। वही वर्क जो है वो यहाँ पर सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जब भी हम फिल्म का एरिया इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो जब हम एरिया इंक्रीज़ करते हैं फिल्म का तो कुछ वर्क डन करते हैं और वही वर्क डन जो होता है वो सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर आप इसे यहाँ से छोड़ दें तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ द टेंडेंसी टू कम बैक। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी लिक्विड की फिल्म का, किसी भी लिक्विड फिल्म का, ठीक है, किसी भी लिक्विड फिल्म, ठीक है, अगर हम उसका एरिया डेल्टा ए जो है उसमें चेंज लाते हैं, किसी भी लिक्विड फिल्म के एरिया में अगर चेंज लाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है और वो वर्क जो है सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। ठीक है, सो अगर हमने किसी फिल्म का एरिया चेंज किया है तो सरफेस एनर्जी जो स्टोर हो जाती है वहाँ पर वो होती है TA। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। अगर वहाँ पर ऐसा है कि जैसे मेरे पास सोप, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास था वाटर, तो हमने यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर है और हमने इसको पानी के अंदर डाला और पानी के अंदर डालने के बाद हमने क्या किया, इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ ऐसे खींच दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पर एक फिल्म बन गई है ना, यहाँ पर क्या हो गया, एक फिल्म बन गई है। और ये जो फिल्म है, ठीक है, और ये वाली जो फिल्म है इसके दो सरफेस हैं, एक सामने और एक पीछे। सो इसके क्या है, इसके दो सरफेस हैं, एक सरफेस इसका सामने है और इसका एक सरफेस इसके जस्ट पीछे है। ठीक है, तो जो सरफेस एनर्जी यहाँ पर स्टोर हुई है इस केस में वो हो जाएगी T × 2 टाइम्स द एरिया। अगर ये एरिया A है सो दैट्स 2 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर दो सरफेस एरिया है। ठीक है, अब चलो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोप बबल। जो सोप बबल होता है इसमें दो सरफेसेस होते हैं, एक तो अंदर और एक बाहर। ठीक है,
जो सोप बबल है उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है 4T/R, ठीक है। सो दिस इज द एक्सेस प्रेशर, दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, ठीक है। अगर हम वाटर बबल की बात, वाटर ड्रॉप की बात करें, वाटर ड्रॉप, बच्चों मैं वो फॉर्मूलेस आप लोग को बता रहा हूँ जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। वाटर ड्रॉप में अगर हम देखें तो ये वाटर ड्रॉप है, और वाटर ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है P, वो होता है 2T/R। अब अक्सर बच्चे ये सोचकर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 4 है। तो एक्चुअली में ना यहाँ पर सिर्फ एक ही सरफेस है, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ है, जबकि यहाँ पर 2 सरफेस हैं, तो ये 2 टाइम्स हो जाता है वाटर ड्रॉप के, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब ये चीज़ भूलना नहीं, ध्यान रखना, ये एक्सेस प्रेशर है, ठीक है। अगर किसी वाटर के अंदर कोई वाटर बबल बना हुआ है तो इसके अंदर भी जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है 2T/R। अब आप फिर से वही है, क्योंकि यहाँ पर एक ही सरफेस एरिया है, देयर इज ओनली वन सरफेस एरिया, यहाँ पर भी एक ही सरफेस एरिया था, जबकि यहाँ पर 2 सरफेस एरिया है ना, दैट इज वाई इट इज 4T/R, ठीक है। आई होप सो दैट नाउ क्लियर टू यू। सो इट इज बबल, एयर बबल, इन वाटर। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपन आगे चलने वाले हैं, थोड़ा सा बस और बचा है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने आपको सारे फॉर्मूलेस बता दिए, थोड़ी से फॉर्मूलेस और बचे हैं, वो भी बता देते हैं स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानेंगे, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं एडिसिव एंड कोहेसिव फोर्स के बारे में। एडिसिव एंड कोहेसिव फोर्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले देखिए एडिसिव फोर्स क्या कहलाता है। बेसिकली 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम एडिसिव फोर्स कहते हैं। फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और जो कोहेसिव फोर्स होता है वो होता है फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल, ऑफ सेम ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ हमें एक चीज़ जाननी है। अब आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास ग्लास ट्यूब है और अगर हम ग्लास ट्यूब के अंदर वाटर फिल करते हैं, ठीक है, तो वाटर का जो शेप होता है ना वो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। कब? जब हम ग्लास ट्यूब के अंदर, एक ग्लास है और इसके अंदर हम क्या फिल कर देते हैं, जब वाटर फिल करते हैं तो शेप ऐसा हो जाता है। बेसिकली अगर प्योर वाटर है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बट फिलहाल में अगर वाटर इम्प्योर है, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है कि ऐसा शेप बन रहा है, सो दिस हैपन्स व्हेन वाटर इज़ नॉट प्योर, ठीक है। तो ये जो शेप है बनता है, तो ये शेप क्यों बनता है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ग्लास है और दूसरी साइड क्या है, वाटर है, तो यहाँ पर ग्लास और वाटर, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा है, और वाटर के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, कम है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि ये हमारा हो गया P एंड ये हो गया Q। तो P आपका जो है एडिसिव फोर्स है, सो P इज़ योर एडिसिव फोर्स,
और ये आपका कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एडिसिव फोर्स जो है P वो ज़्यादा है किससे, कोहेसिव फोर्स से। इस कारण से इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दीजिए, तो आप देख सकते हो कि ये बाहर की तरफ जा रहा है ना, सो इट इज़ गोइंग आउटसाइड। आप देख सकते हो ये बाहर की तरफ जा रहा है, और ये क्योंकि बाहर की तरफ जा रहा है इसी कारण से आप देखोगे कि और ये जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये जो है ये जो रिजल्टेंट होता है, ये जो सरफेस बनता है इसके परपेंडिकुलर होता है, इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पर जो शेप है वो इस टाइप का बनता है, ठीक है। और जब बेसिकली जब एडिसिव फोर्स ज़्यादा होता है कोहेसिव फोर्स से, उस केस में जो वाटर होता है या लिक्विड होता है इट वेट्स द ऑब्जेक्ट, सो वाटर वेट्स ग्लास। क्यों वेट्स ग्लास, क्योंकि यहाँ पर एडिसिव फोर्स ज़्यादा है। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में भी बताना चाहूँगा आपको। अगर आप यहाँ से एक बेसिकली टेंजेंट ड्रॉ करें यहाँ पर, तो ये जो टेंजेंट है ना इनसाइड द वाटर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे हम कहते हैं कांटेक्ट एंगल, दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट एंगल। तो जब वाटर ग्लास को वेट करता है, ठीक है, या कोई भी लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट को वेट करता है, तो जो कांटेक्ट एंगल होता है वो क्या होता है, एक्यूट होता है, ऑलरेडी इट इज एक्यूट। तो ये इस केस में कांटेक्ट एंगल क्या है, एक्यूट है, ठीक है। अगर कांटेक्ट एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो वेट नहीं करेगा, ठीक है, सो इट विल नॉट वेट, और उस केस में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा और एडिसिव फोर्स कम होता है, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर जो है मरकरी और ग्लास के बारे में बताऊंगा, मरकरी एंड ग्लास, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। मरकरी और ग्लास में क्या होता है कि बेसिकली जो शेप होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का शेप होता है मरकरी और ग्लास के बीच में, ठीक है। अब मेरी बात को समझना थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक फोर्स इस तरफ लग रहा है जो कि बेसिकली जो है एडिसिव फोर्स है ना, जिसे हम पी कहते हैं, और मरकरी मॉलिक्यूल्स मतलब एटम्स के बीच में जो फोर्स है वो है कोहेसिव फोर्स, जो कि ये हो गया, जिसको मैंने क्यू से रिप्रेजेंट किया। ये ज़्यादा है इसलिए मैंने इसको बड़ा बनाया हुआ है। अब आप 2 मिनट के लिए समझना यहाँ पर, ठीक है। अब हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स कंप्लीट दिस। अब यहाँ पर आप देखिए इसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ बन रहा है, इस तरफ कहीं जा रहा है ना, इसका जो रिजल्टेंट है इस तरफ जा रहा है। तो मैंने बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बनाया है, आई विल जस्ट ट्राई टू मेक ए बेटर डायग्राम। ठीक है, ओके फाइन। सो दिस इज योर एडिसिव फोर्स P, ठीक है, एंड दिस इज Q कोहेसिव फोर्स, और ये इसका रिजल्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और अब आप देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट है वो कैसा है, ठीक है। इसी कारण से जो शेप है वो इस टाइप का बन रहा है। यहाँ पर हमारा कोहेसिव फोर्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और जब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है इन दैट केस, ठीक है, जो लिक्विड होता है वो ग्लास को या ऑब्जेक्ट को वेट नहीं करता है, ठीक है। सो इस केस में मरकरी ग्लास के केस में जो हमारा मरकरी है वो ग्लास को वेट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट एंगल ही बना लेते हैं, सिंस दिस इज टेंजेंट, ठीक है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो एंगल है कॉन्टैक्ट एंगल ये ऑब्ट्यूज है, ठीक है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ ऑब्ट्यूज, ठीक है, फाइन। तो इतना ध्यान रखना है। चलो मैं आपको आगे चलता हूँ। अब मैं आपको कैपिलैरिटी बताने वाला हूँ। कैपिलैरिटी,
कैपिलरिटी क्या होती है समझते हैं। देखिए आप मान लीजिए कि अपने पास पानी भरा हुआ रखा है, ठीक है, तो ये यहाँ पर अपने पास पानी है, लाइक दिस, ठीक है, पानी है। अब यहाँ समझो, ये पानी अगर हमने यहाँ ग्लास ट्यूब डाल दिया ना तो ये पानी ऊपर आ जाता है ऐसे। इस फिनोमेना को कैपिलरिटी कहते हैं। और ये क्यों आता है वही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, सरफेस टेंशन ये टी इस तरफ लग रहा है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इस तरफ लगने वाला और एक इस तरफ लगने वाला, ठीक है, ओके। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है, तो दिस थीटा, तो ये जो कंपोनेंट होता है टी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये जितने भी यहाँ पर जितना भी सर्किल बन रहा है सर्कमफ्रेंस, उन सभी पर लग रहा है यहाँ पर ये फोर्स, हर पार्टिकल पर लग रहा है जो सर्कमफ्रेंस में आ रहा है। तो ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स कितना हो जाता है, टी कॉस थीटा, ठीक है, 2 पाई आर, आर जो है यहाँ पर इसका रेडियस है, ठीक है। तो इस ये जो फोर्स है अपवर्ड फोर्स है, यही इसको ऊपर ले जाता है। तो ये जो फोर्स है ये नीचे के पानी के वेट को बैलेंस कर देता है, मतलब mg को बैलेंस करता है, ठीक है। तो जब इतना पानी ऊपर आ जाता है जितना इस फोर्स की, जितना कि इस फोर्स को कैंसिल कर सकता है, उतना पानी ऊपर आ जाता है, उस समय रुक जाता है वो, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। सो लेट्स राइट दिस। तो यहाँ पर हम मास की वैल्यू रख देते हैं। सो इट इज द डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ, ठीक है जी, ठीक है। तो ये हो गया। तो बेसिकली ये रिज़ल्ट है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि जो हाइट है वो 1/r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब जो रेडियस है इसका उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो जो हाइट है वो कम हो जाती है, ठीक है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे जो मैंने बता दिए। अब मैं कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। यही थे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले स्टूडेंट्स जो आपको याद रखने हैं अगर आप फिजिक्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।